नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने पिछली बार एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था। उसने 11 और उसके सहयोगी दल आसू ने 1 सीट जीती थी, यानी 14 में से 12 सीटें पर एनडीए का कब्जा हो गया था। जेएमएम और कांग्रेस को केवल एक-एक सीट ही मिल पाई थी। लेकिन क्या इस बार बीजेपी पिछली सफलता को दोहराने की स्थिति में है? पिछले 5 साल में हालात काफी बदल चुके हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे चुनाव पर हावी होते दिख रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी ने एक बीजेपी विरोधी लहर भी पैदा की है। इस बार पुलवामा जैसा उन्मादी फैक्टर भी नहीं दिखलाई दे रहा है और ना ही राम मंदिर या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोई असर नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक सीट केवल 1,500 वोटों के अंतर से जीती थी, जबकि एक और सीट करीब 10,000 वोट के अंतर से जीती थी। इस बार इन सीटों पर मुकाबला कैसा रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दुमका सीट पर भी शिबू सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार से केवल 47,000 वोटों से हारे थे। कांग्रेस की एकमात्र विजयी सांसद गीता कोंडा पाला बदलकर बीजेपी में चली गई हैं। उनका क्या होगा, ये भी देखना होगा। बहरहाल सवाल यही है कि 400 पार का नारा दे रही बीजेपी का झारखंड में क्या होगा? क्या वो यहाँ भी कुछ सीटें गंवाने जा रही है? सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को कैसे लड़ रहा है, वो कितना एकजुट है और बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान का जवाब कैसे दे पा रहा है। अ, झारखंड की चुनावी स्थिति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं और उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है राजेंद्र जी कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, हालांकि झारखंड में चौथे, पांचवें, छठे चरण में मतदान होने हैं और अभी थोड़ा वक्त है और हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किए हैं। बीजेपी ने तो कर ही दिए हैं। क्या लग रहा है आज की तारीख में चुनावी स्थिति क्या है? माहौल क्या है और किस तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जैसा आपने बताया कि पिछली बार 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक सीट उसकी सहयोगी आजसू ने जीती थी। 2014 में भी यही स्थिति रही थी, तब अलग-अलग दोनों लड़े थे, लेकिन बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी उस बार और 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। तो इस बार जो स्थिति है उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए और आजसू ने भी घोषित कर दिया है, अपने सिटिंग एमपी को ही रिपीट कर दिया है गिरिडीह से। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने अभी सारे उम्मीदवार और आरजेडी, इन लोगों ने सारे उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनमें देखिए, कांग्रेस ने 3 किए हैं, जिसमें खूंटी से पुराने उम्मीदवार कालीचरण मुंडा को रिपीट किया है। लोहरदगा में सुखदेव भगत को उन्होंने दिया है और आप तीसरा जो है उनका, वो सीट है, 1 मिनट में आपको बता, 2 सीटें ये हुई और तीसरी सीट जो उन्होंने घोषित की है, हाँ, वो माले के खाते की सीट है कोडरमा, जहाँ से विनोद सिंह माले से लड़ेंगे और पलामू से लड़ेंगे, आरजेडी से ममता भुइयां लड़ेंगे, वो भी जी। नई उम्मीदवार है। जेएमएम ने जो सीटें घोषित की हैं उसमें दुमका से नलिन सोरेन, राजमहल से जो उनके सिटिंग सांसद हैं उनका नाम है और सिंहभूम से जोबा मांझी, जी। ये नाम उन्होंने घोषित किए हैं और हाँ, गिरिडीह से मथुरा महतो। बाकी जी। अभी धनबाद की सीट पे घोषित होना बाकी है और गोड्डा की सीट पर भी घोषित होना बाकी है, जमशेदपुर की सीट पर घोषित होना बाकी है, रांची की सीट पर घोषित होना बाकी है। हजारीबाग से कांग्रेस ने जयप्रकाश पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, उनको टिकट दिया है। तो देखिए, इस बार जो अंतर ये है कि कांग्रेस का जो जीती हुई सांसद सिंहभूम से थे गीता कोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई और भारतीय जनता पार्टी से वहां से उम्मीदवार है। तो इस तरह के कई आपको फेरबदल दिख, सीता सोरेन जो जेएमएम की विधायक है और शिबू सोरेन की बहू हैं, हेमंत सोरेन की भाभी हैं,
वो दुमका जो शिबू सोरेन की परंपरागत सीट रही, पिछली बार वो करीब 40,000 या 30,000 वोटों से हारे थे। इस बार सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वहां से हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार सुनील सोरेन थे उनको टिकट नहीं मिला है। वो पुराने जेएमएम वाले हैं, हालांकि पब्लिकली तो उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, लेकिन अंदर खाते चीजें कुछ अलग तरह की है। खैर, ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप कह रहे थे कितनी सीटों पर फेरबदल हो सकता है, तो जो 2 सीटें पहले से थी, राजमहल जो जेएमएम के पास थी और जो सिंहभूम कांग्रेस के पास थी, इस बार दोनों सीटों पर जेएमएम है। और जेएमएम दोनों सीटों पर अपेक्षाकृत तौर पर मजबूत दिखाई देती है। जोबा मांझी जैसा सिंहभूम से उन्होंने अनाउंस किया है, उसको लेकर के थोड़ा विरोध पार्टी में अंदर खाते चल रहा है। हो सकता है कि टिकट बदल भी जाए। दीपक बिरुआ का नाम भी चर्चा में है, जो मंत्री हैं सरकार में और ज्यादा प्रभाव रखते हैं उस क्षेत्र में। लेकिन कुल मिलाकर ये दोनों सीटें जो हैं वो ऐसा दिखता है कि गठबंधन के पास ही रहेंगी। तो एक पहली बात तो ये हो गई, 2 सीटें वो बचा पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब किन सीटों पर मामला फंसेगा, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर लोहरदगा की सीट है। लोहरदगा की सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है जी, और समीर उरांव को खड़ा कर दिया है। खड़ा किया। समीर उरांव का नेगेटिव पॉइंट ये है कि उस लोकसभा में एक विधानसभा आती है सिसई। सिसई से वो 2 बार लगातार विधायक का चुनाव हार चुके हैं। वो जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखे जाते। उनका प्रभाव है क्षेत्र में एक, और ईमानदार राजनीतिक के तौर पर उनकी छवि है, लेकिन एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर वो नहीं देखे जाते। तो एक तो ये उनका नेगेटिव वो है। तो उनके मुकाबले सुखदेव भगत कितने मजबूत कैंडिडेट? सुखदेव भगत का देखिए क्या है, सुखदेव भगत 2019 में चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, और उससे पहले का मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी, और अभी 1-1.5 साल पहले इन्होंने वापसी की। घर वापसी हुई उनकी। चैलेंज है, वो बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी कांग्रेस में अपनी स्थिति को मजबूत रखना, जिसे इनको साबित करना है, जो इसे लेकर के चल रहे हैं कि कांग्रेस में अपनी स्थिति साबित करना चाहते हैं और इसके लिए लगे हुए हैं। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है, चमरा लिंडा विधायक हैं जेएमएम, जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम इस सीट पर दावेदारी कर रही थी चमरा लिंडा के लिए। चमरा लिंडा अब ऐसा माना जाए, उन्होंने कह भी दिया कि मैं लड़ूंगा चुनाव। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर इसका नुकसान समीर उरांव को ज्यादा होगा बनिस्बत सुखदेव भगत, क्योंकि जो उरांव मत हैं उनमें वो सेंध लगाएंगे, बड़ी सेंध लगा देंगे। और सिसई जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जहां से वो खुद आते हैं, उस क्षेत्र को चमरा लिंडा पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। वो समीर उरांव के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा बनिस्बत कांग्रेस के उम्मीदवार के। तो ये खास चीजें हैं जिसकी वजह से। और पिछली बार अगर इसको थोड़ा सा राजन जी इस तरह से बांट के देखें कि जो बेसिकली ट्राइबल सीट्स हैं वहां क्या स्थिति बन रही है, जो शहरी सीट है वहां क्या स्थिति बन रही है? देखिए, ट्राइबल सीट्स 5 हैं। जो सिंहभूम, हमने उस पर बात की कि गीता कोड़ा थी जो दूसरी तरफ चली गई, और जोबा मांझी वहां से जेएमएम के उम्मीदवार है। वहां उम्मीदवार बदला भी जा सकता है, लेकिन जोबा मांझी भी अगर रहेंगी तब भी बहुत वो मजबूत कैंडिडेट वहां पर रहेंगी जी। और वो सीट कांग्रेस के पास थी, मतलब इंडिया गठबंधन के पास थी। इस बार भी इसकी संभावना है कि वो इंडिया गठबंधन के पास वो सीट रहे। दूसरी सीट हो गई लोहरदगा। लोहरदगा की अभी हम लोगों ने बात की। तीसरी सीट है खूंटी। खूंटी से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ते हैं। उससे पहले लगातार 7 चुनाव कड़िया मुंडा बीजेपी की तरफ से जीत चुके हैं, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और बहुत ईमानदार नेता के तौर पर उनकी छवि है। अर्जुन मुंडा पिछली बार वहां से खड़े हुए थे। अर्जुन मुंडा मुश्किल से 1,500 वोटों से ये सीट जीत पाए थे कालीचरण मुंडा के खिलाफ। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के। इस बार भी दोनों आमने सामने। अर्जुन मुंडा की दिक्कत जो है, मतलब जो पहले प्लस पॉइंट अर्जुन मुंडा के बताएं
कि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं पिछले दिनों, अर्जुन मुंडा उनको अपने क्षेत्र में लेकर के गए। बिरसा मुंडा वाला जो कार्यक्रम था वो खूंटी में हुआ था, और भी 2 बार और प्रधानमंत्री वहां जा चुके हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि अर्जुन मुंडा का अपना कद मंत्रिमंडल में तेजी से बढ़ा है। पहले वो सिर्फ हुआ करते थे आदिवासी विकास मंत्री, अब कृषि मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय उनके पास है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि अर्जुन मुंडा ने जिस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र खरसावां को विकसित करने का काम किया था पहले, उस तरह का कोई काम खूंटी में नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात कि जिन क्षेत्रों से अर्जुन मुंडा को पिछली बार बहुतायत वोट, करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, तमाड़ और खरसावां उनका अपना क्षेत्र है, उन जगहों के लोग अर्जुन मुंडा से बहुत खुश नहीं है, निराश हैं, क्योंकि जो फायदा उनको मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिलता दिखाई दिया। और तीसरी चीज ये है कि कालीचरण मुंडा आप पिछले दिनों अपने क्षेत्र में ये नहीं कह सकते कि बहुत पब्लिक इश्यूज को उठा करके आंदोलनकारी भूमिका में रहे, लेकिन वो लगातार घूमते रहे अपने क्षेत्र में, तो इसका फायदा कालीचरण मुंडा को मिल सकता है। तीसरी ये आपको मैंने बताई। चौथी सीट राजमहल है, जो अभी हमने बताया कि जेएमएम ने जीता था। विजय हंसदा वहां से जेएमएम के एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, उन्हीं को वो टिकट मिला है। और वहां से जो है इन्होंने दिया है ताला मरांडी को। ताला मरांडी भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले, और वहां की स्थिति ये कह सकते हैं कि चीजें थोड़ा चैलेंजिंग रहेंगी जेएमएम के लिए। लेकिन जो हेमंत का जो किस्सा हुआ पिछले दिनों, इन सब का जो असर पड़ने वाली जगह है उसमें राजमहल भी वो जगह है। तो पिछली बार विजय कुमार लगभग 1 लाख वोट से जीते थे, ठीक ठाक अंतर था, 99,195 के मार्जिन। 10% का मार्जिन था उनका, करीब 1,99,000 वोट से जीते थे। एग्जैक्टली अगर कहें तो 5,07,830 वोट मिले थे विजय हंसदा को, और हेमलाल मुर्मू को मिले थे 4,08,635। अब हेमलाल मुर्मू जो पिछली बार थे वहां पर भाजपा के प्रत्याशी थे, वो जेएमएम में वापस आ चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार भी चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और चौथी सीट है, 5वीं सीट है दुमका की सीट शिबू सोरेन लड़ते रहे इससे पहले, तो 2014 में वो जीते थे, लेकिन 2019 में शिबू सोरेन करीब 5% वोटों से हार गए थे, 30,000-29,000 वोटों से हारे थे जी, 47,000 वोट से। 47,000 वोटों से जी हाँ, 47,000 वोटों, 5% का मार्जिन था, वो उतने से हारे थे। इस बार इन्होंने सीता सोरेन को तोड़ा है, जो शिबू सोरेन की बहू हैं, जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी है और 3 बार की विधायक है। उनको लेकर के उनसे जरा खटपट हेमंत सोरेन की चलती रहती थी। तो जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब भी थोड़ा दिक्कत हुई थी, दूसरी बार जब जीत के बने तब भी, और पिछली बार भी जब हेमंत सोरेन को जेल हुई तब भी सीता सोरेन उस दौरान यहाँ नहीं थी, दिल्ली में ही थी, और ये माना जाता था वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ बातचीत कर रही है। जब मुख्यमंत्री में चंपई सोरेन आ गए और कल्पना सोरेन को पार्टी की तरफ से एक फेस के तौर पर प्रस्तुत किया जाने लगा, उस सीता सोरेन ने पाला बदल लिया और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद को हटा करके टिकट दे दिया दुमका से। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि एक तो शिबू सोरेन की बहू होने के नाते उसका फायदा मिलेगा, और दूसरा ये कि शिबू सोरेन का परिवार शायद उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मुखर होकर के सामने ना आए। एक ये बात तो आंशिक तौर पर सही साबित हुई, क्योंकि जो चर्चाएं थी कि हेमंत वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, कल्पना सोरेन या कोई बसंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, तो वैसा कुछ नहीं हुआ, और वहां से उन्होंने टिकट दिया है नलिन सोरेन। नलिन सोरेन उनके परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीता सोरेन को नुकसान पहुंचा सकता है, वो कल्पना सोरेन जिस तरह से एक्टिव हुई है, और कल्पना सोरेन अगर वहां चुनाव प्रचार में रहती हैं तो फिर सीता सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
और दुमका की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं रहेगी, जो आसान दिखाई देती। तो आपने 5 ट्राइबल सीट की बात की, 5 में से एक दुमका में एक फैक्टर और है। जी सुनील सोरेन जो पिछली बार सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो पुराने जेएमएम के हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी छोड़ी नहीं है, लेकिन अंदर से खबरें ये हैं कि वो इस बात से बहुत खुश नहीं है, और खुश ना होने का मतलब ये होता है कि अगर वो तटस्थ भी रहे, इसका मतलब जेएमएम को उसका फायदा मिलेगा। तो इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। जी, मतलब 5 की 5 सीटों पर चुनौतियां हैं। जी, जो जीती थी पिछले बार वो भी दांव पर इनमें से है। 3 जीती थी। जी, वो 3 भी खतरे में पड़ी हुई है। जी, जी, अब हम बाकी की सीटों पर आए अगर, तो शहरी एक सीट सीटें जो है एक सीट रांची शेड्यूल से शुरू कास्ट, कर सकते हैं। जी एक सीट है शेड्यूल कास्ट की, जी जो पलामू से यहाँ के डीजीपी रहे वीडी राम, वो जीतते रहे हैं और इस बार भी उन्हीं को टिकट मिला है जो बीजेपी से। उस सीट पर इस बार वो सीट गई है आरजेडी के खाते, और कांग्रेस के खाते, वहां कांग्रेस से के खाते। नहीं, आरजेडी के खाते। अच्छा, ठीक है। आरजेडी को घोषित तौर पर आरजेडी को मिली। चतरा पे थोड़ा कसमकस चल रही है, चतरा को लेकर। जी तो आरजेडी को मिली। आरजेडी से ममता भुइयां हैं, जो किसी पुराने नक्सलाइट की वाइफ हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा चैलेंज बीजेपी को है नहीं। उनका मार्जिन भी पिछली बार, अगर आप पलामू की बात करें तो पिछली बार उनका मार्जिन बहुत ज्यादा था। जी, उनका मार्जिन था करीब 5 लाख, मान लीजिए 4,77,000। 5 लाख वोट का मार्जिन था। जी तो ये सीट तो पूरी तरह से क्लियर है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेगी। अब कुछ जी, आने वाले दिनों में कुछ हो जाए तो अलग बात है। तो 6 ठीक सीटें है। इस तरह से हो गई। अब बाकी बची 8 सीटें। तो आप कह रहे थे रांची से शुरू करें, जी तो रांची से अगर हम शुरू करें तो रांची में सिटिंग सांसद हैं बीजेपी के संजय सेठ, जी और 2014 में राम टहल चौधरी थे। राम टहल चौधरी पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। उनको सिर्फ 29,000 वोट 2019 में मिले थे। राम टहल चौधरी अब आ गए हैं कांग्रेस में, और ये चर्चा है कि सुबोधकांत या राम टहल चौधरी में किसी को यहाँ से टिकट मिलेगा। सुबोधकांत का हालांकि नाम ज्यादा मजबूत है, राम टहल चौधरी का उतना मजबूत नाम नहीं, लेकिन अभी सीट क्लियर नहीं है। सुबोधकांत भी बहुत कम अंतर से हारे थे, लेकिन हाँ, कम अंतर से हारे थे। जी उनका अंतर काफी कम था यहाँ पर रांची में। नहीं, ठीक ठाक अंतर था, करीब 3 लाख वोट थे, 3 लाख कंपैरेटिवली वोट। जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी जगहों, धनबाद और इस तरह से जीते थे, अन्नपूर्णा देवी जीती थी, उस जी हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस कम ही माना, 15% के आसपास नहीं, ये करीब 22% का अंतर था, 22-23%। जी तो अब सुबोधकांत के पास मतलब दोनों संसाधनों से भरपूर हैं दोनों लोग, राम टहल चौधरी भी और सुबोधकांत भी। जी लेकिन ये माना जा रहा है कि सुबोधकांत अभी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस शायद उन्हीं को चुनेगी। लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देता है। जी अगर ये सीट, मैं एक चीज और जोड़ूंगा, अगर ये सीट जेएमएम को मिल जाती और महुआ मांझी को कहीं टिकट मिल जाती तो बहुत चैलेंज खड़ा हो जाता भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, इसलिए बात करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, दूसरी सीट आते हैं धनबाद। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। जी धनबाद से पिछली बार पीएन सिंह सांसद थे भारतीय जनता पार्टी, और जी ये सीट भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीटों में मानी जाती थी। एक तो बिहार का प्रभाव बहुत रहता है वहां पर, और कोयला का पूरा, कोयले का धंधा है वहां, तो कोयले का भी प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, और इस बार भी दिखाई देगा। ढुल्लू महतो एक विधायक हैं जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ढुल्लू महतो पर तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के केसेज हैं, और कोयले का काम इनका भी है, ढुल्लू महतो का भी। और इन पर जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो हमें लगता है 3 दर्जन से ज़्यादा होंगे। इनके खिलाफ 2017-18 में हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि इन पर आय से अधिक का मुकदमा चलना चाहिए, सीबीआई ईडी को निर्देश दिया गया था।
लेकिन कोई मुकदमा वगैरह चला नहीं, दर्ज हुआ नहीं। अब ढुल्लू महतो के आने के बाद क्या हुआ है, मारवाड़ी कम्युनिटी जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सपोर्ट है, वो ढुल्लू के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो सबसे पहले तो जो उन लोगों ने चिट्ठी लिख दी बाबूलाल मरांडी को, भाजपा अध्यक्ष को, कि भाई किस आदमी को खड़ा किया गया है, ये बदला जाए। उस पर ढुल्लू ने क्या किया, वो जो थे मारवाड़ी कम्युनिटी के जो अध्यक्ष थे वहां के, उनको फोन करके धमका दिया। वो ऑडियो वायरल हो गया। उसके बाद एक माफिया है वहां का, उसने भी फोन कर दिया, वो ऑडियो भी वायरल हो गया, ढुल्लू की तरफ से उसने फोन कर दिया। तो ये सब कहानी चल रही थी। इस कहानी के बीच में सरयू राय कूद पड़े। सरयू राय वो व्यक्ति हैं, एक तो संघ बैकग्राउंड से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहले रहे हैं, चारा घोटाला और इन सबका खुलासा करने वाले माने जाते रहे वो। पिछली बार उन्होंने जमशेदपुर ईस्ट में रघुवर दास को निर्दलीय के तौर पर हराया था। अब वो जमशेदपुर में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और अभी वो निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो इंतजार ये कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको सपोर्ट कर दे, तो फिर तो अब पता नहीं वहां क्या हो। कांग्रेस की तरफ से जो नाम है, ददई दुबे का नाम आ रहा है, 1-2 नाम और आ रहे हैं। लेकिन अगर सरयू राय का फैक्टर, सरयू राय खड़े हो जाते हैं और कांग्रेस सपोर्ट कर देती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ढुल्लू महतो के लिए। और कांग्रेस अगर एक मजबूत कैंडिडेट भी ले आती है, तो भी ढुल्लू महतो के लिए चैलेंज ज्यादा हो जाएंगे। सीट फंसी हुई नजर आती है मुझे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट जी। ठीक। अब एक और मजबूत सीट पर आते हैं, गोड्डा की, जहां से निशिकांत दुबे, जो संसद में हम सब लोग उनको पूरा देश देखता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, यहाँ भी बहुत बोलते रहते हैं, और हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत सारी चीजें जी। वहां से प्रदीप यादव पिछली बार थे और करीब हमें लगता 15% वोटों से वो हारे थे। ज्यादा वो डिफरेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय भी ठीक ठाक है गोड्डा में। और गोड्डा में अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी, तो राहुल गांधी वहां से गए थे। अडानी का जो प्लांट है वो भी वही है, पावर प्लांट, जिससे सारी बिजली बांग्लादेश को जाती है जी। और झारखंड में बिजली की कमी रहती है हमेशा ही, यहाँ कट रहते हैं लंबे लंबे। तो वो इशू राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन अभी उस सीट पर कोई नाम तय नहीं हो पाया है, नाम घोषित नहीं हुआ है। प्रदीप यादव भी लगे हुए, पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, विधायक हैं कांग्रेस की, उनका नाम भी चलता रहता है, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं, दीपिका पांडे सिंह, तो उनका नाम चलता है। लेकिन अब देखिए, प्रदीप यादव भारी दिख रहे हैं कि भाई उनको शायद टिकट मिल जाए। प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी के साथ ही रहे, और जब पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी भाजपा में जाने को उद्यत थे, तो प्रदीप यादव कांग्रेस में आ गए थे, और इस तरह से वो कांग्रेसी। तो ये वहां की तो एक तरह से हजारीबाग में क्या लग रहा है आपको? हजारीबाग में क्लियर भारतीय जनता पार्टी की सीट है, जबकि दोनों लोगों ने अपने कैंडिडेट बदले हैं। जयंत सिन्हा वहां से होते थे, उससे पहले यशवंत सिन्हा होते थे। जयंत सिन्हा का टिकट कटा, और मनीष जायसवाल जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, उनको टिकट दिया गया है। दूसरा, इधर से जेपी पटेल जो बीजेपी के ही एमएलए मांडू से हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र में, जिन्होंने अभी पाला बदला और कांग्रेस में आ गए, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। लेकिन हजारीबाग में बहुत ज्यादा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं। अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी का सबसे ज्यादा असर हजारीबाग में होता है, और रामनवमी की तैयारी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की है वो देखी जा रही है, सब लोग समझ रहे हैं होने वाला है। फिर से सटी हुई सीट है कोडरमा। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो पिछली बार जीती थी, और वो आरजेडी से आई थी, आरजेडी से वो बीजेपी में आई थी। पिछली बार वहां से बाबूलाल मरांडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जेवीएम जो उनकी पार्टी थी उससे लड़े थे, लेकिन उनको बहुत कम वोट, बुरी तरह हारे थे, वो 4.5 लाख वोटों से हारे थे, बुरी तरह से हारे थे जी। और माले भी वहां से लड़ी थी, माले को करीब 50,000 के आसपास वोट वहां से मिले थे। तो इस बार गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने वो सीट माले को दी, और माले के विधायक हैं विनोद सिंह, जो लगातार 3 बार से विधायक हैं, उससे पहले उनके पिताजी विधायक रहते थे, और सबसे ईमानदार एमएलएज में माने जाते हैं भी, माने जाते ही नहीं है वो।
उनके पिताजी भी उसी तरह के थे। उनका पूरे क्षेत्र में एक ठीक-ठाक दबदबा है। दबदबा मतलब दबंगई वाला नहीं, प्रभाव उनका प्रभाव प्रभाव है अपना, जी। अपने स्वभाव के चलते और जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहते हैं और जितने सीधे सरल व्यक्ति हैं, तो उनका एक प्रभाव है। तो ये तो हम अभी आज की तारीख में ये नहीं कह सकते कि वो सीट जीत लेंगे, लेकिन अन्नपूर्णा देवी के लिए चैलेंज तो उन्होंने बढ़ा दिया। उतनी आसान सीट अन्नपूर्णा देवी के लिए नहीं रहेगी जितना 2019 में थी। 2019 में एक नया चेहरा थी कोडरमा के लिए अन्नपूर्णा देवी। दूसरी बात ये थी कि बीजेपी से और पुलवामा का इम्पैक्ट था वो। कोडरमा वो इलाका है जो बिहार से सटा हुआ है और बिहार का असर वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है कोडरमा में। तो ये सारे फैक्टर्स थे, जो फैक्टर्स इस बार नहीं हैं उनके साथ। तो क्या गिरिडीह आजसू के लिए सेफ सीट है निकालने की? गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू से हैं, जो पिछली बार एक अच्छे मार्जिन से जीते थे। और वहां से जो भारतीय मथुरा प्रसाद महतो को खड़ा किया है जेएमएम ने मथुरा प्रसाद महतो को खड़ा किया है। यहाँ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर ढुल्लू महतो का है, जो बड़ा काम करेगा। ढुल्लू महतो भी कोयला के कारोबार में है और चंद्रप्रकाश चौधरी भी कोयला के कारोबार में है। ढुल्लू महतो ये नहीं चाहते कि वो कोई दूसरा आदमी, जबकि दोनों बड़े, ये चंद्रप्रकाश चौधरी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से वैसे तो आते हैं, जहां से विधायक हुआ करते थे। रामगढ़ का कोयला का कारोबार, उस पर नियंत्रण रखते हैं। और जो ढुल्लू महतो हैं, वो गिरिडीह और धनबाद के एक हिस्से के कोयला कारोबार पे नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण रखने से आप समझ रहे होंगे कि क्या। हाँ बिल्कुल, वो तो ढुल्लू महतो का जो फैक्टर है वो चंद्रप्रकाश चौधरी के अगेंस्ट जाएगा इस बार। और तो एक चीज तो ये हो, दूसरी चीज ये कि गांडे विधानसभा क्षेत्र जहां उपचुनाव होना है, जहां से कल्पना सोरेन लड़ रही हैं, वो क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा में आता है। और कल्पना सोरेन की जो कैंपेनिंग रहेगी, उसका जरूर फायदा जेएमएम के उम्मीदवार को मिलेगा। लेकिन फिर भी बहुत साफ तौर पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वहां पर चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव हारेंगे या चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए मुश्किलें, ये कहना जल्दबाजी होगी। जी। अब मुझे बताएं कि कौन से फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं और कितने दमदार हैं वो फैक्टर। जैसे अभी हम लोग अक्सर बात करते हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उससे पैदा हुई सहानुभूति। एक सीट बची है। जी। जमशेदपुर की सीट पर बात नहीं की हम लोग। हाँ, जमशेदपुर। जी, जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद हैं। जी, अच्छे मार्जिन से जीते थे। पिछली बार चंपई सोरेन वहां से जेएमएम के उम्मीदवार थे और ठीक ठाक, मतलब वो अच्छे मार्जिन से जीते थे। चंपई सोरेन का कोई खास, तकरीबन 3 लाख वोटों से जीते थे। तो चंपई सोरेन इस बार मुख्यमंत्री हैं। तो चंपई सोरेन के लिए एक चैलेंज है कि जमशेदपुर में और पार्टी में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए वो जमशेदपुर में ऐसा कुछ करें जिससे कि वो सीट निकल जाए या बहुत ही कांटे की टक्कर में आ जाए, हार जीत का फासला बहुत कम हो जाए। तो ये एक खास फैक्टर। दूसरा नेगेटिव फैक्टर विद्युत वरण महतो के बारे में ये है कि उन्होंने जमशेदपुर में कुछ खास काम नहीं किया। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये फैक्टर उनके लिए है, जिसके चलते जब नाम घोषित होगा तो फिर हो सकता है कि ये सीट उन सीटों में आ जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा हो। जी। तो मैं अब वो फैक्टर्स पर बात करने के पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि 14 सीटों में बीजेपी के लिए कितनी सीटें हैं जो निकल जाएंगी, कितनों में वो फंसी हुई है? देखिए, जो फंसी वाली सीटें हैं उनमें सिंहभूम है। जैसे 5 सीटें तो आपकी फंसी हुई हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाली सीटें। ठीक है, 5 फंसी हुई हैं। ठीक है। फिर धनबाद की सीट फंसी हुई है, 6 हो गई। और कोडरमा की सीट कह सकते हैं 7 सीट और है जिस पर हम लोगों ने बात नहीं की, चतरा की सीट। हाँ, चतरा रह गया। की सीट से सुनील सिंह पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से जीते थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है कैंडिडेट
और कालीचरण सिंह को वहां से टिकट दिया है। इस सीट को लेकर कशमकश चल रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। आरजेडी चाहती है कि वो सीट उसको मिल जाए, और अभी तक उस पर ना तो आरजेडी की तरफ से क्लियर, आरजेडी ने अलग संकेत दे दिया है किसको लड़ाएगी। गिरिनाथ, सत्यानंद भोक्ता का नाम आ गया है। नहीं नहीं, वो नाम तो जो आया है उन्होंने अपने आप घोषित कर दिया गया था। गिरिनाथ जी, सिंह जो जो अ, अभी आरजेडी में आए हैं, बीच में वो चले गए थे, तो उनको लेकर के अगर गिरिनाथ सिंह वहां से आ जाते आरजेडी की तरफ से, तो चतरा की सीट भी फंस जाएगी। ठीक है। तो 7 सीटें आप पहली फंसी हुई बता चुके हैं, ये 8वीं हो गई चतरा की। बस यही सीटें 8 3 11, 3 सीटें और हैं अभी। 3 नहीं, सीटें वो भी फंसी। रांची की सीट क्लियर है, पलामू की सीट क्लियर है, गोड्डा की सीट क्लियर है, इनको मान के चल रहे हैं क्लियर है जी। जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 50-50 का मामला है इस बार? नहीं, आज की तारीख में अगर हम कहेंगे तो 60-40 कहिए, 60 बीजेपी के लिए और ओके, 40 इंडिया गठबंधन के लिए। 60-40 है। अब मुझे बताएं कि ये तो हमने पिछले आंकड़ों के आधार पर एनालिसिस किया है, लेकिन पूरा वातावरण जो बदला है, खासतौर से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की वजह से, उसका कितना असर पड़ने जा रहा है? और जो दूसरे मुद्दे, आज ही सीएसडीएस का सर्वे आया जिसमें बता रहे हैं कि राम मंदिर वगैरह कोई फैक्टर है ही नहीं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सबसे बड़े फैक्टर उभर कर आ रहे हैं, आर्थिक फैक्टर। ऐसे में झारखंड भी उससे अलग नहीं होगा। तो ये अगर फैक्टर काम करते हैं तो क्या स्थिति बनने जा रही? नहीं, झारखंड में देखिए, एक तो हेमंत सोरेन का फैक्टर है, लेकिन उसका लिमिटेड वो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। बाकी लोगों में चूंकि शिबू सोरेन और उस पूरे परिवार की जो इमेज रही है झारखंड में, वो क्लीन इमेज नहीं रही है, तो उसके चलते बाकी लोगों में तो उसका बहुत असर नहीं है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो। लेकिन आदिवासी कम्युनिटी में, कम्युनिटी के एक हिस्से में, कुछ ज्योग्राफीज में उसका असर दिखाई दे रहा है। और जो हमने आपको बताया कि 5 सीटें फंसी हुई हैं, वो वही वही जगह हैं जहां पर इसका असर है। दूसरी ये कि राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा का जो इम्पैक्ट था, उससे जो मैसेज गया था, उससे उसके बाद ही वो सारे मुद्दे खड़े होने शुरू हुए, महंगाई का और बेरोजगारी का, ये सारे मुद्दे जो खड़े होने शुरू हुए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुद्दे बहुत खुल करके अपना रंग दिखा रहे हैं, या इनके पक्ष, इनको लेकर के लोग बहुत वोकल हैं, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये मुद्दे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो हेमंत सोरेन से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला खेल हुआ, और जो चीजें इससे निकल के आ रही हैं अरविंद केजरीवाल वाले मामले से। अरविंद केजरीवाल के प्रति सिंपैथी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जो संजय सिंह ने जो बहुत सारी बातें कही, जो पहले मीडिया में कुछ वेबसाइट्स पर आई थी, या इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो पब्लिक हुआ उस सब में दिखाई देती, लेकिन किसी अखबार ने या चैनल ने उनको नहीं दिया था। तो संजय सिंह की वो जो चीजें रही हैं, उनका इम्पैक्ट एक हद तक लोगों को मतलब वो जो बातें हैं, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है, या कुछ दाल में काला है। संदेह खड़ा हो गया है। तो मोदी जी जी। की इमेज वो इमेज नहीं है जो इमेज 2019 में थी, या वो जो इमेज 3 महीने पहले थी। मैं ये कहूँ 3 महीने पहले जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय जो इमेज थी मोदी जी की, अब वो इमेज नहीं है। इसका हाँ, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। हाँ, यहाँ पर ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि 2019 में पुलवामा ने जिस तरह से एक उन्माद पैदा किया था, क्या उस तरह का राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर उन्माद का वातावरण अभी है वहाँ, उसके आसपास का वातावरण? अगर नहीं है तो ये भी एक फैक्टर है इम्पोर्टेंट। देखिए, ये वातावरण तो नहीं है। ये वातावरण आपको शहरों में दिखाई देगा, जैसे रांची में आपको दिखाई देगा, हर जगह भगवा झंडे दिखाई देंगे। आज ईद है, आज बहुत ज़्यादा, मैं एक रास्ते से गुजरा तो वहाँ मुझे लगा कि कुछ लोगों ने कल भी भगवा झंडे लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ एक आज
स्थानीय त्योहार भी है सरहुल, जो आदिवासियों का त्योहार है, तो वो झंडे भी दिखाए। लेकिन भगवा झंडों का जो असर है वो आपको शहरों में, और बड़े शहर यहाँ 2 ही हैं, रांची और जमशेदपुर, बाकी सब छोटे-छोटे शहर हैं। जी। इस सबका सबसे ज़्यादा असर हजारीबाग जिले में, जो मैंने आपको बताया। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा असर ग्रामीण इलाकों में इन चीज़ों का नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक बार कैंडिडेट पूरी तरह से घोषित हो जाएँगे और चुनाव प्रचार जब अपने शबाब पर जाने लगेगा, तो चीज़ें और बदलेंगी? मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और एक एक बात और मैं कहूँगा कि चीज़ें बदलने का एक एक कारण और हो सकता है। वो कारण है कि 19 अप्रैल को जो पहले चरण के वोट पड़ेंगे, उन वोटों से कोई संदेश तो आएगा सामने, माहौल से। वो संदेश बहुत असर डालेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। यहाँ तो चौथे चरण से शुरू होना है, तो पहला, हाँ, दूसरा, तीसरे चरण में जितनी 13 मई को पहले चरण, जी, यहाँ के पहले चरण की वोटिंग है 13 मई को। जी, तो 19 से जो मैसेज, 19 में दरअसल बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव हैं, जो जहाँ से संकेत मिल सकते हैं। एक तो जी, राजस्थान की 12 सीटों के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी की उत्तर 8 प्रदेश। सीटें हैं। हाँ, तो जी, ये 4 सीटें बिहार की हैं, जिसमें कोडरमा से लगी हुई सीट भी है, और एक गिरिडीह से लगी हुई सीट है। तो जमुई और नवादा, ये सीटें हैं। बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव है। तो इन सब से जो चीज़ें निकल के आए, और इसके अलावा एक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और है कि तमिलनाडु के सारी सीटों के पहले चरण में, और उन सीटों से भी क्या मैसेज निकल के आता है। कोई ना कोई मैसेज तो, पोलिंग हो जाएगी तो एक मैसेज निकलेगा। वो मैसेज बहुत फ़र्क डालेगा झारखंड में भी। जी। जी। अब वो पता नहीं तो क्या चल रहा है वो। जी, तो कंक्लूड करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार एनडीए के पास 12 सीटें थीं। अगर आपका 60-40 का रेशियो निकालें, तो 8 सीटें बीजेपी जी, निकाल सकती है। उसे 4 सीटों का नुकसान हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई और चमत्कार हो जाए तो फिर कुछ कहने की बात नहीं है, और बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन झारखंड में बीजेपी सीट गँवा रही है, ये हाँ, तय है। गँवाएगी, ये श्योर है। सीटें कम होंगी जी, बीजेपी। जी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया राजन जी, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका।